जरा इस दरख्त को देखो और अब जरा ये सोचो कि क्या ये दरख्त आपका किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने, समझने या उसको हमेशा के लिए याद रखने में आपकी कोई मदद कर सकता है? well, देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस दरख्त का किसी भी सब्जेक्ट को समझने या उसको याद रखने से क्या रिलेशन हो सकता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू विल बी वेरी मच सरप्राइज टू नो कि आज की दुनिया का माने जाने वाला सबसे बड़ा सेल्फ टॉट जीनियस और एक बिलियनर एलॉन मस्क जो है, वो अपनी किसी भी काबिलियत या किसी भी सब्जेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग के पीछे क्रेडिट जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन या फॉर्मल डिग्री को नहीं देता, बल्कि वो इन तमाम चीज़ों के पीछे का जो क्रेडिट है वो देता है अपनी उन सेल्फ टॉट टेक्निक्स को जो उसने खुद सीखी और किसी भी सब्जेक्ट या स्किल की डीपर अंडरस्टैंडिंग को हासिल करने के लिए अप्लाई की। You're self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes, meaning I don't have an aerospace degree. So how did you go about acquiring the knowledge? Well, like I said, I read a lot of books, talked to a lot of people, and have a great team. And one of them is called semantic tree, जिससे वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्किल को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह डिवाइड करता है और फिर बड़ी गहराई से आसानी से उसको समझ लेता है। और ये इनफैक्ट उसकी कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है, बल्कि ही ओपनली एडवाइजेस एवरीवन कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को समझना है, किसी नॉलेज को सीखना है डीपली, तो यूज दिस टेक्निक। एंड फॉर दैट मैटर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। एंड बिलीव यू मी, दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक, जिसका अंदाजा मेरा ख्याल है आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि एलॉन मस्क जैसा इंसान जो आज ज़मीन से खला में जा रहा है, ही इज़ अ बिलियनर, डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ टेक्निक्स उसने अपनी इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल की कि उसको ये कामयाबियां मिलती जा रही हैं। इस टेक्निक के मुताबिक एलॉन मस्क सबसे पहले पता क्या करता है, वो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर फोकस करता है, जिनको वो किसी भी दरख्त के तने और ब्रांचेस के साथ रिलेट करता है। इसके बाद वो जाता है छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर, जिनको वो लीव्स कहता है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, वो ये कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स पर जोर देने की बजाय छोटी छोटी डिटेल्स को समझने और उनको याद करने पर जोर देता है। दैट इज द रीजन कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, लेकिन आप उनको नहीं समझ पाते, ना ही उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझ पाते हो। और जिन स्मॉल डिटेल्स को आप नॉलेज समझ के याद करते हो ना, वो आपको बड़ी जल्दी इस तरीके से भूल जाती हैं, जैसे एक दरख्त जब उस पर हवा चलती है तो पत्ते झड़ जाते हैं ना, वो इसी तरह से आपको भूल जाते हैं। इसीलिए एलॉन मस्क उन सब स्मॉलर डिटेल्स को लीव्स कहता है। और जानते हो कि ये जो फॉरगेटिंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो भी यही बताता है कि किस तरतीब से हम चीज़ों को भूलते हैं। जैसे दरख्त से पहले पत्ते झड़ते हैं, इसी तरतीब से हम पहले छोटी छोटी डिटेल्स को भूल जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सब्जेक्ट जो है वो हमें भूल जाता है। सो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को डीपली समझना है और आप चाहते हो कि हमेशा आपको याद रहे, तो आपको ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तरीका है ये छोड़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एलॉन मस्क है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को या मुश्किल से मुश्किल स्किल को कैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह डिवाइड करके आसानी से और गहराई से समझ लेता है। जब उसने स्पेसएक्स शुरू की थी ना, तो उसके पास कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, बल्कि उसके पास तो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स के अंदर एक बैचलर डिग्री थी। लेकिन वो स्पेस में अपनी एक शटल भेजना चाहता था और उसको एक चीज का पता था कि एक स्पेस शटल के ऊपर नासा की जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 400 से 500 यूएस मिलियन डॉलर के करीब आती है, और इस कॉस्ट पे वो किसी सूरत में भी अपनी स्पेस शटल तैयार नहीं करना चाहता था, बल्कि वो इससे बहुत कम कॉस्ट के ऊपर अपनी स्पेस शटल बनाना चाहता था, जो उसने बना के दिखाई। तकरीबन अपनी जो पहली शटल थी वो 60 टू 90 मिलियन यूएस डॉलर के दरमियान उसने ये तैयार कर ली थी। बट सवाल ये है कि वो ये सब कुछ ऐसा कैसे कर पाया था। उसका जवाब ये है कि उसके पीछे उसका था डीपर नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो वो हमेशा हासिल करता है ये जानने के लिए कि चीजें पहले काम कैसे करती है, पहले इसको तो समझा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉकेट साइंस को जब वो पढ़ रहा था, तो सबसे पहले उसने रॉकेट के पीछे जो फंडामेंटल फिजिक्स है उसको समझने की कोशिश की, विच इज द फर्स्ट स्टेप, यानी दरख्त का तना। और उसके बाद वो गया उन ब्रांचेस के ऊपर, यानी मेन कंपोनेंट्स पे, जैसे प्रोपेलेंट कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करता है, मटेरियल क्या है, व्हाटएवर, और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझा उसने रॉकेट साइंस के साथ, ताकि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल बना सके। जब उसने मेन ट्रंक और ब्रांचेस को पूरी तरीके से समझ लिया, फिर वो गया उन स्मॉलर डिटेल्स के ऊपर, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश की। अब जस्ट इमेजिन कि वो कैसे अपने ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह किसी भी सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से डिवाइड करके उसको समझ लेता है। इस हद तक समझ लेता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनका भी इतना नॉलेज नहीं होता जितना उसका अपना नॉलेज होता है। यही वजह है कि 2017 में जब एलॉन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी की बैटरी फैक्ट्री में काम कर रहा था ना, तो उसने वहां पर एक चीज ऑब्जर्व की।
उसने ऑब्जर्व ये किया कि बैटरी के एक स्टेप की वजह से टेस्ला कार की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है ना वो डिले हो रहा है। तो उसने अपनी टीम को बुलाया और उनसे पूछा कि इस डिले की वजह क्या है। तो उसके इंजीनियर्स ने उसको बताया कि बेसिकली जो बैटरी पिन्स होती है ना, इनको कवर करने के लिए जो प्लास्टिक कैप्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो अक्सर खत्म हो जाती है, जिस वजह से ये प्रोसेस लेट हो जाता है। तो इलॉन मस्क ने उनसे पूछा कि आखिर इन प्लास्टिक कैप्स की जरूरत क्या है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इंजीनियर्स ने उसको ये कहा कि अगर ये प्लास्टिक कैप्स नहीं लगेंगी तो पिन टेरी हो सकती हैं, इलॉन मस्क ने अपने डीपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर उनको कहा कि तुम ये प्लास्टिक कैप्स लगाना बंद कर दो। एंड इंजीनियर्स वर शॉक्ड, बट उसने कहा कि ये करो, और उन्होंने फिर ऐसा किया और हैरानकुन तौर पर ऐसा ही हुआ, वो पिन टेरी नहीं हुई। और जस्ट इमेजिन कि वो अपने इस डीपर नॉलेज की वजह से, इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को कितना सिंप्लीफाई कर देता है कि उसने वो काम करके भी दिखाया, उसमें कामयाबी हुई। और डेफिनेटली जो उसके इंजीनियर्स थे वो भी इस चीज के ऊपर हैरान हो गए, बिकॉज उन्होंने इसको एज एन एसेंशियल पार्ट समझा था कि उनको थ्योरीज में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि उसको पता था कि ये उस पूरे प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो जस्ट इमेजिन, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप भी किसी सब्जेक्ट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को या कोर कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हो और छोटी छोटी डिटेल्स को नॉलेज समझ के उनके ऊपर अपनी तवज्जो देते हो, उनको याद करने बैठ जाते हो, जैसे कि ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम ने इसी तरीके से आपको तैयार किया है। तो इसी वजह से वो जो सब्जेक्ट है ना, उसकी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, ना कोई नॉलेज होता है, ना ही आप उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली किसी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ हाउ यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर टेक्निक इंस्टेड ऑफ उसी तरीके से वो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते रहो, क्योंकि अगर आप वाकई किसी भी इस चीज को पढ़कर याद रखना चाहते हो, हमेशा के लिए उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको नई टेक्निक्स की तरफ आना पड़ेगा। एंड एज फार एज दिस टेक्निक इज कंसर्न, हाउ यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक। सो लेट्स सपोज कि आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, और हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो है डेट्स और इवेंट्स को याद रखना। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला था। आई रिमेंबर, मुझे हिस्ट्री सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको पढ़ के एज ए सब्जेक्ट याद करना बहुत मेरे लिए मुश्किल होता था। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो मैंने एक टेक्निक बनाई थी, एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि वो टेक्निक क्या थी, जिससे मैंने उस सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से, बड़े शॉर्ट टाइम में, बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। सो एनीवे, लेट्स सपोज कि आप हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसमें जो पहला स्टेप बनता है ना, आइडेंटिफाई द ट्रंक, यानी उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले किसी भी रेवोल्यूशन की मेन रीजंस क्या होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैसिव इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड द पुअर होती है, पॉलिटिकल करप्शन होती है, फाइनेंशियल मेल्टडाउन्स होते हैं, इसी वजह से रेवोल्यूशंस का आगाज होता है। सो इसी तरीके से आप पहले इस बेसिक चीज को समझ लेते हो। देन कम्स द सेकंड स्टेप, यानी ब्रांचेस को ऐड करना। जैसे कि वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसके अंदर डेफिनेटली इन्हीं रीजंस के बाद कौन से इवेंट्स हुए थे। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ था, रेन ऑफ टेरर था, इवन नेपोलियन के बनने का आगाज हुआ था, उसके राइज का आगाज वहीं से शुरू हुआ था। दैट इज द सेकंड स्टेप, ब्रांचेस ऐड की। अब आ जाते हो थर्ड स्टेप के ऊपर कि फॉर एग्जांपल वो जो बेस्टाइल का इवेंट था वो कब हुआ था, 14 जुलाई 1798, और मैक्सिमिलियन जो था उसके पीछे एक बहुत बड़ा करेक्टर था। अब जस्ट इमेजिन कि मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप आपने आइडेंटिफाई किया ट्रंक, उसका रीजंस क्या थी। सेकंड स्टेप उसकी ब्रांचेस, यानी वो इवेंट्स क्या क्या हुए थे। एंड थर्ड स्टेप लीव्स, यानी वो इवेंट कब कब हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था, उसके पीछे जो मैक्सिमिलियन था उसका बड़ा करेक्टर था। अब इन 3 स्टेप्स में अगर आप फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हो, तो आपको कम से कम इतना समझ आ गया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, ये क्यों हुआ था और इसमें क्या क्या हुआ था, एक जनरल आइडिया हो गया। अब अगर इसी सब्जेक्ट को आप 2-3 दफ़ा इसी तरीके से सुन लेते हो या पढ़ते हो किताब में जाकर, तो आपको देखना बड़ी आसानी से पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स सपोज इसी तरीके से एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में आप पढ़ना चाह रहे हो न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें जो पहला स्टेप बनेगा, आइडेंटिफाई द ट्रंक, वो देखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ मोशन क्या है, यानी मोशन कैसे होती है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बिहेव इन ए प्रेडिक्टेबल वे अनलेस अ फोर्स एक्टेड अपॉन, यानी जब तक उनके ऊपर फोर्स अमल नहीं करती तो जो मोशन में कोई चीज़ होती है वो मोशन में रहती है। अब जब बेसिक चीज़ को समझ लेते हो, देन यू कम टू द ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। Once you understand the strong connection of the law of motion and then you understand कि वो जो law of motion उसने बताए थे वो क्या है, then comes the third step, leaves, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो इनर्शिया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, वो क्या चीज़ है कि जब आप एक गाड़ी पर सफ़र कर रहे होते हो और अगर गाड़ी तेज़ी से चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो झटका खाकर आगे आते हैं। यू अंडरस्टैंड द इनर्शिया। देन दूसरा लीव है कि सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F = m में, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट
बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एंड द थर्ड थिंग इज, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आती है डिटेल, वो ये कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जस्ट इमेजिन कि ये जो फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत से लोगों को मुश्किल लग रहा होता है। मैंने 3 स्टेप्स के अंदर बताया। सबसे पहले उसकी रीजन लॉ ऑफ मोशन बताया, उसके एज ए फर्स्ट स्टेप, देन तीनों लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, एंड देन ऑफ कोर्स उनकी छोटी छोटी डिटेल्स बताई। तो आपको कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा बगैर डिटेल में अभी पढ़े। तो जस्ट इमेजिन कि अगर यही सब्जेक्ट इसी अंदाज से आप पढ़ते हो, स्ट्रक्चर अंदाज में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदाज में उसको डिवाइड करते हो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो यानी ट्रंक, एंड देन ब्रांचेस उसकी समझने की कोशिश करते हो, एंड देन यू गो ऑन टू द लीव्स। तो उस सब्जेक्ट की ना सिर्फ डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी बल्कि उसके साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी पता चलेगा। एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से मैंने एक टेक्निक बनाई थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जब मैं वो पढ़ रहा था, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहा था, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट मुझसे याद नहीं होता था। तो मैंने जो कि बैचलर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, तो इकोनॉमिक्स के जो ग्राफ्स थे ना, उनके बारे में मैंने सोचा कि क्या मैं उन ग्राफ्स के जरिए इन डेट्स को और उनमें ऑथर्स के जो वर्क्स हैं और ऑथर्स को याद कर सकता हूँ। एंड आइडिया स्ट्रोक माई माइंड, और उस वक्त फिर मैंने उन्हीं ग्राफ्स के जरिए उस सब्जेक्ट को तैयार किया, और तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर वो मुझे पूरी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एंड आई परफॉर्म वेल इन दैट एग्जाम। सो इसी तरीके से नाउ इफ यू वांट कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि आपको हमेशा के लिए याद रखे, तो यू कम टू दिस टेक्निक। दिस इज फिनोमिनल, दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि चूंकि अभी तक आप इसके आदी नहीं हो, ऑब्वियसली जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो आपको इन चीज़ों को आदी कर देता है कि आप छोटी छोटी डिटेल्स में जाओ, तो हो सकता है शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आए, बट यू कीप ट्राइंग, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज से कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो 1-2 दफ़ा ट्राई करोगे तो देखोगे आपके लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल आसान हो जाएगा।